प्रकार की बातें कब कब आती है, किन परिस्थितियों में आती है। देखिए, जनरली हम जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी हम अक्सर एग्जाम्स में देखते हैं, तो वहां भी चार विकल्प आते हैं। तो ये चार वाली बात बहुत ही कॉमन है और मुझे लगता है इसीलिए शायद ये जो चैप्टर है ना, फोर्थ चैप्टर, वो सबसे बड़ा है संख्या की दृष्टि से। नंबर ऑफ सूत्र जो है वो इस चैप्टर में सबसे अधिक है। अब चार बातें किस किस तरीके से हो सकती है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। हमने इसी तरह का डिस्कशन 1, 2 और 3 के बारे में भी किया था। वैसे विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक हल्का फुल्का हल्की फुल्की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो विकल्प हो, ए और बी, तो इन ए और बी से चार विकल्प कैसे बन सकते हैं। इससे पहले हमने जाना था कि मान लीजिए 5 हो, 6 हो, कोई भी हो, उससे हम दो कैसे बनाएं। वैसे ही अब हमें अगर चार बनाना है तो जहां भी दो बातें आती है, दो बातें अक्सर होती है, तो दो में से चार कैसे बन सकती है, क्रम के अनुसार। जैसे पहली बात, दूसरी बात, दो बात हो गई। अब कहीं पर पहली बात भी हो, दूसरी बात भी हो, ये पहला विकल्प हो गया। पहली बात ही हो, दूसरी बात न हो, ये दूसरा विकल्प बन गया। तीसरा विकल्प ये बन सकता है कि पहली बात न हो और दूसरी बात ही हो, और चौथा बन जाएगा न पहली बात हो न दूसरी बात हो। तो दो में से दोनों यस हो गए और दोनों नो हो गए, ये दो ऑप्शन हो गया। आइदर फर्स्ट वाला यस है या सेकंड वाला यस है, इस तरीके से चार ऑप्शन बन जाते हैं। तो ये एक प्रकार हो गया चार विकल्पों का। तो ऐसे अनेक तरीके होते हैं जहां पर चार चार तरह के विकल्प बनाए जा सकते हैं। तो इस अध्याय पे हम चार बातों पर अ, जो चर्चा होगी, चार तरह की बातें आएगी, उससे रिलेटेड पदों को, सूत्रों को हम जानेंगे। सबसे पहले है अंत क्रिया पद। अंत क्रिया के बारे में पहले भी ये शब्द आ चुका है, और यहाँ पर इस सूत्र में इसके दो अर्थ मैंने उस समय बताए थे। एक तो ये होता है कि जब कोई जीव मोक्ष जाने वाला हो, तो मोक्ष जाने से पहले जो लास्ट क्रिया हो रही है उसके बाद वो मोक्ष चला जाएगा, उस अपेक्षा से अंत क्रिया शब्द आ रहा है। और दूसरा ये होता है कि आ, वो भव, मतलब अभी हम दूसरे अर्थ को चलिए छोड़ देते हैं, क्योंकि एक अर्थ ही अभी यहाँ काम आएगा, तो हम फिलहाल मोक्ष वाले अर्थ को ही लेते हैं। तो इस अर्थ में मोक्ष जाने से पहले क्या परिस्थितियां बनती है उस बारे में उल्लेख है। तो चार बातें यहाँ आ रही है और चार में अगेन दो विकल्प हैं। जैसे मैंने अभी बताया था दो विकल्पों से चार बातें बनती है, वैसी ही लगभग वैसी ही बात यहाँ पर भी आएगी। तो इस सूत्र में जो चार बातें आ रही है वो इस तरह से है कि कोई जीव जब मनुष्य भाव में आता है, और कौन सा मनुष्य भाव, जब वो मोक्ष जाने वाला है, मतलब चरम शरीरी भाव, तो उस भाव में आने से पहले वो कितने कर्मों को कैरी फॉरवर्ड लेकर के आ रहा है, मतलब कितने कर्मों को कैरी कर रहा है। अगर बहुत सारे कर्म है या कम कर्म है, दो ऑप्शन हो गए यहाँ पर, कि कम कर्मों को लाता है या अधिक कर्मों को लाता है। अब दूसरा विकल्प यहाँ पर ये बनता है कि वो कितना जिएगा, उसका आयुष्य कितना है, अल्प आयुष्य है कि दीर्घ आयुष्य है। तो अब इन दोनों कॉम्बिनेशन से पहली कंडीशन क्या थी कि अल्प कर्मों को साथ में लेकर आया, और उसके साथ हम एक विकल्प जोड़ेंगे कि आयुष्य भी अल्प है। फिर दूसरा विकल्प बनेगा अल्प कर्म साथ में लाया लेकिन आयु दीर्घ है। फिर तीसरा विकल्प बनेगा अधिक कर्म साथ में लाया और आयु अल्प है। फिर चौथा विकल्प होगा अधिक कर्म साथ में लाया और आयु दीर्घ है। तो ये जो चार विकल्प है, इन चार विकल्पों के आधार पर, मतलब कहने का मतलब ये है कि चारों ही कंडीशन में मोक्ष पॉसिबल है। अब कोई जीव, कोई कहते देखो वो तो कम कर्म लाया, मैं तो ज्यादा कर्म लाया, तो मैं कैसे मोक्ष जाऊं। तो ऐसी बातें हम सामान्य जीवन में भी हमारे आ जाती है कि देखो उसको तो इतना ज्ञान है, पहले से इतना आता है, बचपन में ही सीखा हुआ है, मैंने तो कभी एग्जाम ही नहीं दिया। कहीं कहीं ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 40-50 की एज होने के बाद बोलते हैं मुझे तो कुछ आता ही नहीं, तत्व ज्ञान 25 बोल भी कभी नहीं सीखे, तो अब कैसे सीखूं। तो देखिए दोनों परिस्थितियां हो सकती है, किसी को पहले से आता है, किसी को नहीं आता है, कोई अभी सीख रहा है, कोई पहले से सीखा हुआ है। तो यहाँ इस सूत्र में ये बात बताई गई है कि चाहे कर्म अल्प लेके आओ, चाहे ज्यादा लेके आओ, चाहे आपकी आयु कम हो, समय आपके पास कम है या अधिक समय है, सभी कंडीशन में मोक्ष पॉसिबल है। तो उसके चार उदाहरण भी दिए गए हैं। पहला है कि अल्प कर्म साथ में लाया,
और दीर्घ आयु भी है। तो अब कर्म अल्प है और आयु दीर्घ है, तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, उन कर्मों को खपाने के लिए बहुत सफिशिएंट टाइम मिलेगा, तो कोई विशेष वेदना भी नहीं भोगनी पड़ेगी और आराम से वो मोक्ष चला जाएगा। तो इसका उदाहरण है भरत चक्रवर्ती। उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा जीवन जिया, चक्रवर्ती पद पर रहे, तो बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी थी। उसके बावजूद भी, बहुत लंबा जीने के बाद भी आराम से मोक्ष चले गए, बहुत ज्यादा उनको कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ी, कोई वेदना नहीं सहनी पड़ी। फिर ये है यहाँ पर इसका उदाहरण चातुरंत चक्रवर्ती सम्राट भरत है। यह पहली अल्प कर्म के साथ आए हुए तथा दीर्घकालीन मुनि पर्याय वाले पुरुष की अंतक्रिया है। अब दूसरी अंतक्रिया, इसमें कर्म अधिक लेके आया, कोई जीव अधिक कर्मों के साथ आता है और समय कम है, अल्प समय में, आयुष्य कम है और अल्प समय में मोक्ष जाना है। तो नेचुरल बात है, कर्म अधिक है, समय कम है, तो ज्यादा वेदना देखनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी कर्मों को अगर खपाना है तो उस केस में उनको वेदना भी होगी, तकलीफ भी बहुत होगी। और घोर तप तथा घोर वेदना होती है इस श्रेणी में। अब यहाँ पर देखिए, इसका उदाहरण है गज सुकुमाल। गज सुकुमाल मुनि, उनके कर्म जो थे पहले के वो बहुत ज्यादा थे और समय कम था, तब भी उन्होंने बहुत अधिक कष्टों को सहा और मोक्ष चले गए। तो ये दूसरी जो अवस्था है वो महाकर्म के साथ आए हुए तथा अल्पकालीन मुनि पर्याय वाले पुरुष की अंतक्रिया है। उसके बाद तीसरा केस, तीसरे केस में महाकर्मों के साथ तो जन्म लिया और उसके बाद दीर्घ आयु भी है, तो वहां पर भी घोर वेदना होती है, क्योंकि मेन बात तो है ना, जो अपना स्टॉक ज्यादा है, कैरी फॉरवर्ड कर्म बहुत अधिक लेके आए हैं, तो उन्हें तो खपाने ही पड़ेंगे, भले कम समय हो या अधिक समय हो, वेदना दोनों केस में होती है। तो अधिक वेदना किसे होगी? जिसके जन्म के समय बहुत ज्यादा कर्म साथ में आए हो। तो इसका उदाहरण है चक्रवर्ती सम्राट सनत कुमार। यह तीसरी महाकर्म के साथ आए हुए तथा दीर्घकालीन मुनि पर्याय वाले पुरुष की अंतक्रिया है। उसके बाद चौथी अंतक्रिया में जिनके कर्म तो अल्प है और समय है अल्प, उनको बहुत ज्यादा समय भी नहीं मिल रहा है, तो उस केस में भी उनको अधिक तकलीफ नहीं देखनी पड़ती है, क्योंकि कर्म ही कम है। मूल अगर कर्म कम है तो उसके अकॉर्डिंगली ही सुख दुख की अनुभूति हो रही है। तो इसका उदाहरण है माता मरुदेवा। इसका उदाहरण भगवती मरुदेवा है। यह चौथी अल्प कर्म के साथ आए हुए तथा अल्पकालीन मुनि पर्याय वाले पुरुष की अंतक्रिया है। ये जो हम एज की बात करें, ये एक तरह से साधु की जो एज है उसकी बात है, मतलब मुनि पर्याय कितना बिताया। तो इस तरह से चार ऑप्शंस और चारों मोक्ष गए, चार परिस्थितियां हमारे सामने। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय आपके पास कम हो या अधिक हो, डजेंट मैटर, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी। अगर समय कम है तो उसमें आपको अधिक कंसंट्रेशन चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में अब 2 ही महीने बचे हैं, कैसे पढ़ाई करेंगे? कोई बात नहीं, जितनी देर पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, एकाग्रता को अधिक साधो। थोड़ी मेहनत ज्यादा होगी लेकिन पॉसिबल है, आप भी एग्जाम पास कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति साल भर से पढ़ रहे हैं तो उनको इजीली हो जाता है, उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और पहले का अपना बैकग्राउंड भी क्लियर हो, पहले का नॉलेज अच्छा हो, तो वो भी हेल्प करता है। तो इस तरह से कोई भी परिस्थिति में हम आगे बढ़ सकते हैं, निराश नहीं होना है। होप वाली बात इस सूत्र से हमें मिलती है, बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाला ये सूत्र है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उन्नत प्रणत पद। अब इसमें उन्नत प्रणत पद में बहुत सारे सूत्र हैं, लगभग 10 सूत्र हैं। और इन सूत्रों का आधार इस तरह से है कि पहले तो कंपेयर किया गया है वृक्ष के साथ, पेड़ के साथ। पेड़ किस तरह के होते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली पुरुष भी होते हैं, मनुष्य, पुरुष, व्यक्ति। तो इसमें क्या क्या बातें हैं उन्हें हम समझते हैं। 10 सूत्रों में 10 तरह की बातें आ रही हैं। मुख्य रूप से यहाँ जो पद है उन्नत प्रणत पद। उन्नत का मतलब ऊंचा, प्रणत मतलब नीचा। प्रणाम करते हैं मतलब हम नीचे झुकते हैं, तो नीचा, जिसका हाइट कम हो वो प्रणत, और जिसकी हाइट ज्यादा हो वो उन्नत। यहाँ सीधा हाइट से मतलब है। तो अब क्या इसमें क्या ऑप्शन बनते हैं? तो पहला इसमें जो सूत्र है उसमें जो बात आई है वो है कि शरीर और जाति, इन दो को कंपेयर किया कि कोई वृक्ष शरीर से उन्नत हो, मतलब हाइट जिसकी अधिक हो, और जाति से भी उन्नत हो, जैसे शाल।
फिर दूसरा उदाहरण दिया, शरीर से तो उन्नत है किंतु जाति से प्रणत है, जैसे नीम। उसके बाद है कि शरीर से प्रणत किंतु जाति से उन्नत, जैसे अशोक वृक्ष। और चौथा है जो शरीर से भी प्रणत हो और जाति से भी प्रणत हो, जैसे खेर। मतलब जो झाड़ियों टाइप के पेड़ होते हैं ना, छोटे छोटे से, कम हाइट वाले, और जिनका कुछ खास क्वालिटी भी नहीं है, मतलब जिनकी जाति भी कोई इतनी विशेष नहीं मानी जाती, जैसे अशोक जाति और ये शाल जो वृक्ष है ना, ये दोनों की जातियां अच्छी मानी जाती है और इनकी हाइट भी अच्छी है। तो इस तरह से ये 4 एग्जाम्पल हुए वृक्ष के। सेम चीज एप्लीकेबल है पुरुषों के लिए भी। तो आगे इसी सूत्र में पुरुषों के बारे में भी बताया गया है कि कुछ पुरुष शरीर से उन्नत लेकिन गुणों से भी उन्नत है, कुछ शरीर से उन्नत गुणों से प्रणत होते हैं। तो इस तरह से यहाँ कंपेयर शरीर और गुण से किया गया है कि कोई खाली हाइट में तो ज्यादा है लेकिन गुणवान ना हो, किसी की हाइट भले कम हो लेकिन गुणों का खजाना हो। कई व्यक्ति ऐसे हाइट कम रह जाती है तो थोड़ा सा ऐसा फील करते हैं कि मेरी हाइट बहुत कम है, लेकिन अगर उसमें गुण अच्छे हो तो क्या दिक्कत है, हाइट कम होने में क्या फर्क पड़ता है। आचार्य तुलसी की हाइट भी कम थी लेकिन गुणों में तो बहुत ऊंचे थे वो। तो ऐसे चारों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो जब 4 कॉम्बिनेशन जहां पॉसिबल है, इसका मतलब ये होता है कि चाहे शरीर छोटा या बड़ा हो हाइट में, लेकिन गुण भी अधिक और कम हो सकते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि भाई जिसका शरीर छोटा है वो आगे विकास नहीं कर सकता, विकास उसका भी संभव है, हर व्यक्ति का विकास संभव है। तो यहाँ शरीर और गुण का कंपैरिजन करके पुरुष के 4 विकल्प बनाए गए हैं। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट सूत्र है उसमें अगेन वही, क्योंकि पद वही चल रहा है, उन्नत और प्रणत वाला। तो यहाँ पर दूसरे में उन्नत और उन्नत परिणत की बात की गई है, मतलब उसका परिणाम क्या रहता है। तो शरीर से तो वो उन्नत है लेकिन उसका परिणाम भी उन्नत है कि अनुन्नत है। तो अनुन्नत का मतलब हो गया अशुभ। तो अब उससे क्या मिलता है, जैसे कोई वृक्ष हाइट में है लेकिन वो फल कैसा देता है, फल मीठा देता है कि फल कड़वा दे रहा है, फल कुछ काम का है कि ऐसे निष्फल है। तो उस आधार पर वृक्षों के 4 वर्गीकरण है। और सेम उसी तरह से पुरुषों के भी 4 वर्गीकरण है। तो पुरुष के संबंध में भी उन्नत और उन्नत रूप में परिणत। तो अगर कोई शरीर से उन्नत है, ऊंचाई वाला हाइट वाला व्यक्ति है और उसका उन्नत रूप में भी परिणति है, तो ये पॉसिबल है, उन्नत शरीर वाले के साथ भी हो सकता है और प्रणत शरीर के साथ भी हो सकता है। और सेम बात कि उन्नत शरीर वाला व्यक्ति प्रणत रूप में परिणत हो सकता है और जो अप्रणत शरीर है, उन्नत की जगह जो दूसरा शब्द है प्रणत, तो प्रणत शरीर वाला जीव भी दोनों प्रकार का हो सकता है। तो अब इसको मैं बार बार रिपीट वाली चीज आ रही है, इससे थोड़ा सा फास्ट आगे बढ़ते हुए अब खाली मूल 2 शब्दों को हम पकड़ेंगे और चारों कॉम्बिनेशन हम अपने माइंड में समझते जाएंगे। अब जो नेक्स्ट सूत्र है चौथा, उसमें शरीर से उन्नत और उन्नत रूप, ये बात की गई वृक्ष के बारे में। सेम बात मनुष्य के बारे में की गई है, शरीर से उन्नत और उन्नत रूप, मतलब सेम ही चीज है। तो ये वृक्ष से कंपेयर करके पुरुषों की बात कर ली गई और ये 4 विकल्प आ गए। अब उसके आगे के जो सूत्र है, आगे के 7 सूत्र, अभी हमने 3 सूत्र पढ़े कॉम्बिनेशन में। पहले सूत्र में शरीर और गुणों का कंपैरिजन था, उसके बाद में शरीर और उसकी परिणति से कंपैरिजन था, तीसरे में शरीर और रूप से था। अब आगे के सूत्रों में ऐश्वर्य की बात आ जाती है। तो ऐश्वर्य, अब यहाँ सीधा पुरुष का, वृक्ष वाला एग्जाम्पल केवल 3 सूत्रों में था। चौथे सूत्र से, या जो अभी नंबर सीरियल से 5वां जो सूत्र है उसमें ऐश्वर्य से उन्नत और उन्नत मन वाला, उन्नत मन मतलब जिसका मन उदार हो, उदार मना, और जिसका मन प्रणत हो यानी कि अनुदार है। तो एक बोलते हैं हम जैसे बड़ा दिल और एक छोटा दिल। तो अब यहाँ ऐश्वर्य से संबंध है और सीधा पुरुषों का ही कंपेयर कर दिए गए। अब यहाँ पे वृक्ष का उदाहरण से मतलब वृक्ष के जो एग्जाम्पल आ रहे थे वो निकल गए हैं। और 5वें सूत्र में ऐश्वर्य से उन्नत और मन से उन्नत, इनके 4 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ऐश्वर्य से प्रणत और मन से उन्नत। उसके बाद ऐश्वर्य से प्रणत और मन से भी प्रणत, और एक हो जाएगा ऐश्वर्य से प्रणत और मन से उन्नत। तो ये सेम ऐसे ही 4 कॉम्बिनेशन 6ठे सूत्र में भी हैं कि कुछ पुरुष
अब यहाँ शब्द क्या आ रहा है, ऐश्वर्य के साथ संकल्प, ऐश्वर्य से उन्नत, संकल्प से भी उन्नत, ऐश्वर्य से उन्नत लेकिन संकल्प से प्रणत, ऐश्वर्य से प्रणत लेकिन संकल्प से उन्नत, और ऐश्वर्य एवं संकल्प दोनों से प्रणत। तो इस प्रकार से ऐश्वर्य और संकल्प के आधार पर छठे सूत्र में 4 विकल्प बने। इसी प्रकार से आगे के सूत्रों में संकल्प के बाद ऐश्वर्य के साथ ही दूसरा शब्द आ जाएगा प्रज्ञा। 7वें सूत्र में ऐश्वर्य और प्रज्ञा का कंपैरिजन है। उसके बाद 8वें सूत्र में ऐश्वर्य का कंपैरिजन है दृष्टि से। देन नेक्स्ट सूत्र में शीलाचार से, मतलब उसका आचार कैसे, शील आचार। और अगले सूत्र में आता है व्यवहार। 10वें सूत्र में है ऐश्वर्य के साथ व्यवहार का कंपैरिजन, और 11वें सूत्र में है ऐश्वर्य के साथ पराक्रम का कंपैरिजन। तो इस तरह से ये जो 10 सूत्र है, इसको एक बार पुनः हम समरी करते हैं। पहला सूत्र तो अंतक्रिया का अलग ही हो गया था, जिसमें 4 प्रकार की अंतक्रिया थी। अब ये जो 2 से लेके 11 तक के 10 सूत्र है, उसमें मूल कंपैरिजन प्रथम 3 सूत्रों में शरीर से गुण का किया, शरीर से परिणति का किया, शरीर से रूप का किया। बात पद वही चल रहा है, उन्नत और प्रणत। और उसके बाद के 7 सूत्रों में ऐश्वर्य का कंपैरिजन मन से, संकल्प से, प्रज्ञा से, दृष्टि से, शीलाचार से, व्यवहार से और पराक्रम से किया गया है। इस तरह से अगर हम समराइज वे में इन 10 सूत्रों को समझ लेंगे, तो आगे आने वाले सूत्रों को समझना भी और आसान हो जाएगा, क्योंकि यही शब्द यहाँ रिपीट होंगे, कुछ बस परिस्थितियां बदल रही है। जैसे यहाँ हम ऐश्वर्य से कंपेयर कर रहे हैं, तो आगे हम किसी और चीज से कंपेयर करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 12वें सूत्र की ओर। यहाँ पर पद आ रहा है ऋजु वक्र पद। जैसे उन्नत प्रणत था, यहाँ पर ऋजु वक्र आ गया। ऋजु का मतलब सरलता, वक्र का मतलब टेढ़ापन। तो शरीर से ऋजु भी कैसे होता है, जिसका शरीर में अकड़न न हो, सीधा सीधा हो, एकदम स्ट्रेट शरीर हो, झुका हुआ न हो। और एक वक्र शरीर होता है जो थोड़ा बैंड हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, झुका हुआ हो। तो ऐसा शरीर भी हो सकता है और ऐसा मनुष्य का स्वभाव भी हो सकता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन शरीर और प्रकृति का हो जाएगा। तो जैसे पूर्व के 10 सूत्र थे, वैसे ही 10 सूत्र अगेन ऋजु वक्र पद के बनते हैं। सेम तरह का कंपैरिजन है, सारे शब्द रिपीट नहीं करेंगे, मूल शब्दों को पकड़ते हुए इन 10 सूत्रों को समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम 3 सूत्रों में तो अगेन वृक्ष से ही कंपैरिजन है। वृक्ष में कंपैरिजन क्या है, शरीर और कार्य से। तो शरीर से ऋजु होना, कार्य से भी ऋजु होना, शरीर से ऋजु होना और कार्य से वक्र होना, और फिर शरीर से वक्र होना, कार्य से ऋजु होना, शरीर से भी वक्र और कार्य से भी वक्र। ये है वृक्ष के संबंध में। फिर यही बात मनुष्य के संबंध में किस तरह से होगी, यहाँ पर शरीर की चेष्टा से ऋजु और प्रकृति की चेष्टा से भी ऋजु। तो शरीर की चेष्टा और प्रकृति, इन 2 चीजों के बीच कंपैरिजन हो गया। तो इस तरह से 4 विकल्प बन जाएंगे। अगला सूत्र जो है, मैं अभी 2 नंबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 11 के बाद हम 10 सूत्रों को एक साथ ले रहे हैं। तो 13 सूत्र का मूल नंबर 13 है, बट ये इस सीरीज का सेकंड सूत्र है। जो पद चल रहा है अभी हमारा, उस पद के अनुसार ऋजु वक्र पद में। तो इस दूसरे सूत्र में अगेन वृक्ष का कंपैरिजन है, जैसे पूर्व में हुआ था वैसा का वैसा ही सेम आ रहा है। यहाँ पर बस बात उन्नत प्रणत की जगह ऋजु वक्र से हो जाएगा। तो शरीर से ऋजु होना और परिणति से भी ऋजु होना, सेम 4 ऑप्शन हो गए। उसके बाद पुरुषों के संबंध में भी शरीर से ऋजु होना और परिणति से भी ऋजु होना, सेम ही बात है। तो ये सेकंड सूत्र हो गया उसी पैटर्न पे। फिर तीसरा सूत्र का पैटर्न भी वही है, वो भी पहले वृक्षों से कंपेयर है, फिर पुरुषों की बात है। यहाँ पर शरीर और रूप की बात है। इससे पहले भी शरीर और रूप की ही बात थी, लेकिन प्रणत और उन्नत और प्रणत के संबंध में थी, यहाँ पर ऋजु और वक्र के संबंध में है। तो इस तरह से तीसरा सूत्र भी हम समझ सकते हैं। उसके बाद आने वाले अगेन जो 7 सूत्र है, उनमें सेम वही वर्डिंग है, और ये स्टार्ट होगा मन से। यहाँ पर शरीर और मन को कंपेयर किया गया। उसके बाद अगले सूत्र में संकल्प, फिर प्रज्ञा, फिर दृष्टि, देन दृष्टि के बाद शीलाचार, शीलाचार के बाद व्यवहार, और व्यवहार के बाद पराक्रम। अगर इन 7 या 8 शब्दों को कोई याद कर लें, तो 8 सूत्रों का सेट पूरा दिमाग में जल्दी से सेट हो जाएगा। ये 8 शब्द एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, रूप, मन, संकल्प, प्रज्ञा, दृष्टि, शीलाचार, व्यवहार और पराक्रम।
तो ये अंतिम 8 सूत्र 10 के सेट में पूरे समझ में इजीली आ जाएंगे। और जो पद चल रहा है उन पदों के शब्दों को लेना है, जैसे यहाँ ऋजु वक्र है, इससे पहले वाले में उन्नत प्रणत था। तो इस तरह से हमने ये 10 का एक सेट और पूरा कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं भाषा पद। भिक्षु प्रतिमाओं को अंगीकार करने वाला मुनि, मतलब जो प्रतिमाओं को स्वीकार करता है उस मुनि के लिए 4 प्रकार की भाषाएं बोलना अलाउड है। वो 4 भाषाएं क्या क्या है? एक तो है याचिनी, मतलब याचना कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करना। तक्षनी, पूछना। अनुज्ञापनी, आज्ञा लेना, मतलब वो ऑर्डर कहीं नहीं दे रहे हैं, वो जो भी है ना रिक्वेस्ट जैसा ही टोन है सब में। और पृष्ठ व्याकरणी, पूछे हुए प्रश्नों का प्रतिपादन करने वाली भाषा। तो ये सारी चीजों में ये समझ में आता है कि बहुत ही विनम्रता की बात है, कहीं कोई उनको ऑर्डर देने का राइट नहीं दिया गया है। इस तरह की इनकी 4 कैटेगरी वाली भाषाएं हैं। उसके बाद एक सूत्र है 23, भाषा के 4 प्रकार। सत्य मृषा, सत्य मृषा, असत्य मृषा। इसको अलग लैंग्वेज में कहें तो जो वचन योग के 4 भेद है, सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार, यही 4 यहाँ पर परिलक्षित हो रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शुद्ध अशुद्ध पद। अब देखिए, जैसे हमने अभी 10-10 सूत्रों के 2 सेट पूरे समझे, उसी पैटर्न में अब हमें अगले 30 सूत्रों को भी समझना होगा। तो हम 2-3 मिनट में 30 सूत्र पूरे कर लेंगे। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शब्द क्या है हम पहले समझ लेते हैं। जैसे पहले वृक्ष से कंपैरिजन के 3 सूत्र थे, यहाँ पर वृक्ष की जगह वस्त्रों से कंपेयर होगा प्रथम 3 सूत्रों में। शब्द क्या होंगे? एक तो प्रकृति से, पहले तो पद का नाम है शुद्ध अशुद्ध, और किन चीजों की बात हो रही है? वस्त्रों की बात हो रही है। वस्त्रों में प्रकृति से शुद्ध और स्थिति से, तो प्रकृति और स्थिति, इन 2 शब्दों का कंपैरिजन हो गया वस्त्र के संबंध में। सेम कंपैरिजन पुरुष के संबंध में जाति और गुण का हो जाएगा। तो ये पहला सूत्र हो गया। उसके बाद दूसरे सूत्र में वस्त्रों की प्रकृति और उसकी परिणति शुद्ध और अशुद्ध के रूप में 4 विकल्प बनेंगे। और सेम चीज पुरुषों के रूप में जब होगी तो वहां पर जाति और परिणति। फिर तीसरे सूत्र में वस्त्रों का कंपैरिजन प्रकृति और रूप से होता है, और सेम कंपैरिजन पुरुषों के संबंध में भी प्रकृति और रूप से हो रहा है। तो अब तीसरे सूत्र से मतलब चौथे सूत्र से फिर वस्त्र का कंपैरिजन न रखते हुए सीधे पुरुषों की बात होगी, और वही 7 शब्द, रूप के बाद के जो 7 शब्द हैं उन्हें हमें यहाँ लेना है, कंपेयर करना है जाति के साथ में। तो जाति के साथ में मन, देन संकल्प, प्रज्ञा, दृष्टि, इसके बाद है शीलाचार, फिर व्यवहार, और फिर व्यवहार के आगे पराक्रम। तो ये 10 सूत्र कंप्लीट हो गए। उसके बाद एक है सुत पद। सुत मतलब पुत्र। पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वो पुत्र होता है जो पिता से भी अधिक होता है, मतलब पिता से और ज्यादा एडवांस, मतलब जैसे पिता ने कोई कारोबार किया तो उसके कारोबार को बढ़ाने वाला है। पिता ने कोई, उनकी धार्मिक प्रवृत्ति थी तो उनको और अधिक, उससे भी ज्यादा धार्मिक हो। और एक होता है अनुजात, जो पिता के समान, जितना पिता करते थे उतना वो भी कर लेता है पुत्र। और तीसरा होता है उपजात, जो पिता से कम करने वाला होता है, मतलब पिताजी ने अच्छा बिजनेस सेट किया, वो उतना नहीं कर पाता, उससे थोड़ा कम है। और चौथा प्रकार है कुलांगार, कुल के लिए अंगार के जैसा, यानी कि दूषक पुत्र है, वैसा पुत्र तो न हो जो अच्छा, मतलब सब कुछ नाश कर देने वाला, पिता का सब कुछ खत्म कर देता है वैसा पुत्र। तो ये 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। उसके बाद एक और है सत्य असत्य पद। जैसे अब तक हमने 30 सूत्र किए थे, उसी पैटर्न पे अगले 10 सूत्र हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ सीधा पुरुषों का कंपैरिजन है, यहाँ न कोई वस्त्र है न कोई वृक्ष है, सीधा कंपैरिजन है। और इसमें पहले सूत्र का आधार है कि कोई पुरुष पहले भी सत्य बोलता है, बाद में भी सत्य बोलता है। अब यहाँ सत्य असत्य 2 बातें आ रही है, और पहले और बाद के हिसाब से कंपैरिजन हो गया, तो ये पहला सूत्र हो गया। उसके बाद दूसरे सूत्र में परिणति की बात है कि पुरुष सत्य और सत्य परिणत होते हैं, और सत्य के साथ असत्य परिणत होते हैं। इस तरह के 4 ऑप्शन बन जाएंगे। फिर तीसरे सूत्र में रूप की बात आती है, सत्य और सत्य रूप वाले। और उसके आगे आप समझ ही सकते हैं कि सेम वही वर्डिंग है, मन, संकल्प, प्रज्ञा, दृष्टि, शीलाचार, व्यवहार और पराक्रम। तो हमने इस तरह से 10-10 के 4 सेट ऑलरेडी कर दिया है। एक 5वां सेट और कर लेते हैं तो हमारे लगभग 50 सूत्र तो एक ही पैटर्न पे हो जाएंगे। और ये जो पैटर्न है 10-10 सूत्रों का, ये लगभग 5 ही बार आया है, तो हम आज ही इसको पूरा कर लेते हैं, 1 आध मिनट और लगेगा। इसमें अगेन वस्त्रों जैसा ही सेम है, प्रथम 3 सूत्रों में पहले वस्त्रों का उदाहरण है। इसमें शुचि, अशुचि पद है। शुचि का मतलब पवित्रता, अशुचि मतलब अपवित्र।
तो पहले सूत्र में प्रकृति और परिष्कृत होने के कारण ये दो बातें कंपैरिजन में आई है, वस्त्रों के संबंध में और पुरुषों के संबंध में शरीर से और स्वभाव से। उसके बाद दूसरे सूत्र में प्रकृति से शुचि और परिणित, जैसा हमेशा चल रहा है सेकंड सूत्र में परिणित वाली बात आती है, तो वैसे यहां भी है प्रकृति से और परिणित। ये वस्त्रों के संबंध में है और पुरुष के संबंध में शरीर से और परिणित, ये दो बातें आ गई। उसके बाद तीसरे सूत्र में प्रकृति और रूप की बात आती है वस्त्रों के संबंध में, और पुरुष के संबंध में शरीर और रूप की बात आ जाती है। शब्द वही शुचि अशुचि चलेंगे। और फिर अगले 7 सूत्र उसी पैटर्न पे सेम, उसमें वही शब्द है। मैं खाली शब्द को एक बार उच्चारण पुनः कर रहा हूँ, बार बार बोलने से कई बार याद भी हो जाते हैं। तो ये शब्द है मन, संकल्प, प्रज्ञा, दृष्टि, शीलाचार, व्यवहार और पराक्रम। इस तरह से हम इन 10 सूत्रों को कंप्लीट करते हुए सीधा पहुंच जाते हैं 55 पर। तो आज हमने 54 सूत्रों को समझा है। कल 55th सूत्र से प्रारंभ करने का भाव रहेगा। जिज्ञासाएं आमंत्रित हैं। ठीक है, आई थिंक आज कोई जिज्ञासा नहीं है और आज संख्या भी बहुत कम है। एक जिज्ञासा आई है, हैंड रेज हुआ है। प्रश्न पूछिए। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। आई थिंक 33 पद था, उसके अंदर था कि मनुष्य पुरुष पहले भी सत्य बोलते हैं, बाद में भी सत्य बोलते हैं। तो पहले और बाद में किस अपेक्षा से देखना? मतलब क्या होता है ना, कोई जैसे पहले से सत्य बोल रहा था और बाद में भी सत्य ही बोलता है, यानी कि पास्ट में और प्रेजेंट कह सकते हैं या फ्यूचर कह सकते हैं। तो किसी व्यक्ति में ऐसा होता है ना, भाई पहले तो बहुत अच्छा था। जैसे हम एक कंपेयर करें कोई सामान्य हम अपने लाइफ से, तो कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं ना कि बचपन से ही बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद स्मार्टनेस खत्म हो जाती है। कोई ऐसे होते हैं व्यक्ति जो बचपन में बहुत धार्मिक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी धार्मिकता कम हो जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जो बचपन में इतने धर्म नहीं करते, लेकिन बड़े होने के बाद धर्म करने लग जाते हैं। तो वैसे पहले और बाद का कंपैरिजन होगा, पास्ट और प्रेजेंट से ले सकते हैं या फ्यूचर से। जी, थैंक यू, आभार। सर मेरा पहले वो जो चक्रवर्ती है उसके पहले एक शब्द आता है चातुरंत, तो उसका क्या अर्थ हुआ? अभी मुझे पूरा ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं चेक करके कल या आगे एक दो दिन में बताने का। फर्स्ट वन श्लोक की है। हाँ, मैं समझ गया, शब्द मेरे ध्यान में आ गया, लेकिन अभी इसका अर्थ मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। मैं इसको और थोड़ा चेक करके बताने का भाव रखता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, और कोई जिज्ञासा शेष नहीं है तो आज के लिए हम यहीं एंड करते हैं। और आगे के सूत्रों को पढ़ने का क्रम जरूर रखिए। तो पढ़कर अगर आएंगे तो अच्छा रहेगा। हम थोड़ा फास्टली जा सकते हैं, जहाँ रिपीटेड वाली चीज होगी, रिपीटेशन होगा, वहां थोड़ा फास्ट जाएंगे तो जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा। प्राणायाम बहुत बड़ा आगम है और हमें फास्ट करने के लिए आवश्यक है कि हम कुछ सूत्रों को पहले से पढ़ें। तो लक्ष्य यही रखें कि 100 सूत्र एटलीस्ट आगे के आप पढ़कर रखें। अगर 100 पूरे न भी हो पाए तो कोई बात नहीं, जितने हो जाएं उसके बाद वाले आप और पढ़ ले, ताकि 100 का एक बफर हमारे पास रहे।